नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास क्षेत्र की, कस्बों की। तो दोस्तों, हम सदैव आपको देश प्रदेश की भी न्यूज़ों की खबरें जो है वो अपडेट के रूप में बताते हैं, जो मुख्य खबरें। और आज भी दोस्तों हम आपको बताएंगे और क्या कहती है प्रदेश में बरसात और मानसून की स्थिति, और क्या है देश प्रदेश के मुख्य समाचार। और चिड़िया गांधी बड़ी में कर्फ्यू के लिए कैसा है अब 5वें दिन का वातावरण, क्या शांत होगा क्षेत्र और तनाव में कितनी कमी आई है, विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। और शुरुआत करते हैं चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी में जो कर्फ्यू लगा है उसी से ही। तो आज दोस्तों कर्फ्यू का 5वां दिन था और आज बम्पर डील दी गई थी 9 घंटे की, सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। जब आप समाचार सुन रहे हैं ये 7 बजे का, तो तब तक के लिए ये ढील दी गई थी। और कल भी दोस्तों 6 घंटे की ढील थी। इस दौरान कल भी शांति व्यवस्था पूर्णतः कायम रही, पुलिस के नियंत्रण में रहा सब कुछ माहौल। और आज भी दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय वारदात या घटना इन क्षेत्रों में और भादरा क्षेत्र में नहीं घटी। गोकसी की इस घटना को लेकर 11 जुलाई को ये घटना गोकसी की हुई थी दोस्तों। इसके बाद में लगातार तनाव बढ़ता गया था भादरा क्षेत्र में, और इसी की परिणति जब गांधी बड़ी के बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन लगा और चौथे दिन जब धरना प्रदर्शन जारी रहा तो प्रशासन वार्ता के लिए आया। और उसके बाद में प्रशासन ने वार्ता के बाद बलपूर्वक धरनार्थियों को खदेड़ दिया गया, क्योंकि वार्ता विफल हुई थी। और उसके बाद में माहौल ऐसा हो गया था कि अगले ही दिन महिलाओं का बड़ा काफिला गांधी बड़ी की गलियों से गुजरा और उस काफिले की भिड़ंत हो गई दोस्तों पुलिस कर्मचारियों के साथ। और जब ये भिड़ंत हुई तो कई पुलिस कर्मचारियों को भी चोटें लगी और यहाँ महिलाओं के भी चोटें लगी थी। और इस प्रकार की भिड़ंत के बाद में स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी और कर्फ्यू एकदम सख्ताई के साथ, कड़ाई के साथ लगा दिया गया था। और कड़ा कर्फ्यू लगभग 3 दिन तक दोस्तों जारी रहा था। 3 दिन तक कर्फ्यू में ढील नहीं थी, घरों से बाहर निकलना, झांकना बिल्कुल भी संभव नहीं था। और चौथे दिन जब 6 घंटे की ढील दी गई तो उसके बाद में मामला कुछ शांत हुआ। और यही प्रशासन का उद्देश्य है कि मामला एकदम शांत हो और कर्फ्यू हटाने की स्थिति भी आए। और कल संभवतः दोस्तों छूट दी जा सकती है दिन भर के लिए। ये छूट 12 घंटे की भी, पूरे दिन की भी हो सकती है। और रात्रि को कर्फ्यू जो है वो निश्चित रूप से 1-2 दिन या 3 दिन या कुछ ज़्यादा भी समय के लिए लगा रह सकता है, जारी रह सकता है। लेकिन दिन का कर्फ्यू जल्द ही समाप्त होने वाला है। ये इशारा आज की और कल की डील के निष्कर्ष से हम निकाल सकते हैं दोस्तों। और हमने भी आज दौरा किया चिड़िया गांधी का, गांधी बड़ी का, और विस्तार से गलियों में गए, स्थितियां देखी दोस्तों। एक अजीब सा सन्नाटा हमें ज़रूर गांधी बड़ी और चिड़िया गांधी में मिला। लोग ज़्यादा तैयार नहीं थे कैमरे के सामने इस विषय पर बात करने के लिए। हम बात करना चाहते थे कर्फ्यू का कैसा रहा 3 दिन जो कड़ा कर्फ्यू रहा वो, और किसी प्रकार की आपके मोहल्ले में कोई अप्रिय वारदात तो नहीं हुई, पुलिस की ज्यादतियाँ कैसी थी या फिर पुलिस का रवैया ठीक था। इसको लेकर हम गलियों में फिरे थे, चिड़िया गांधी की भी और गांधी बड़ी की। लेकिन दोस्तों ज़्यादा लोग बोलने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जिस किसी ने भी मुंह खोला वो यही उम्मीद कर रहा था कि जल्द स्थिति नॉर्मल होगी, शांति व्यवस्था बहाल होगी और ये कर्फ्यू जो है वो जल्द से जल्द गांव से हटेगा। दोस्तों, एक चीज़ की पीड़ा ग्रामीणों के चेहरे पर बार बार झलक रही थी दोस्तों। वो पीड़ा अगर समझे तो वो ये थी कि इतना शांत एरिया, इतना शांत वातावरण रहा है सदैव के लिए चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी का, और इस वातावरण में ये कर्फ्यू का दंश वो कैसे झेलेंगे और किस प्रकार वो सह पाएंगे कि यहाँ एक गोकसी की घटना हुई और 2 वर्गों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद में प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा। दोस्तों, ये ज़रूर बहुत दुखदायी प्रसंग है सभी ग्रामीणों के लिए। और हमने आज गाँव में गलियों में भी दुकानें खुली देखी
और जो बस स्टैंड था दोस्तों, वहाँ पुलिसकर्मियों की अच्छी खासी तादाद ज़रूर देखी, लेकिन सभी दुकानें खुली थी। बस स्टैंड से ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी प्रकार का अजीब गांव है या नॉर्मल स्थिति यहाँ नहीं है। लोग अपनी दुकान खोल के मज़े से बैठे हुए थे, लेकिन दोस्तों इन दुकानों पर ग्राहक हमने नहीं देखे। तो लोग एक प्रकार से आशंकित थे और भयभीत से थे दोस्तों। एक प्रकार से सदमा लगने की स्थिति जिस प्रकार से लोगों की होती है, ऐसी मानसिक परिस्थितियों से गुजर रहे थे, ऐसा हमें भी प्रतीत हुआ दोस्तों। लेकिन किसी प्रकार का उपद्रव हो सकता है या किसी प्रकार की कोई कहीं योजना बन रही हो, षड्यंत्र बन रहा हो, रचा जा रहा हो, ऐसी स्थिति हमें कतई नहीं लगी और नॉर्मल स्थिति थी। लोग भी ये चाहते थे कि ये जो घटना हुई है, कर्फ्यू लगाए, जल्द से जल्द हटे और क्षेत्र में शांति व्यवस्था का पुनः बहाली हो। और दोस्तों हम बात करें तो जिस प्रकार से घटनाक्रम आपको बताऊं, 11 जुलाई की ये घटना है, ईद से अगले दिन की। और उसके बाद में जब 4 से 5 बजे के बीच में दिन में जब अर्ली इन द मॉर्निंग मैं कहूँ तो जब गोकसी की घटना हुई तो इसकी एक संदिग्ध गवाह थी चंपा देवी, और उन्होंने इस प्रकरण को देखा था। उनका एक वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद में घटना की चर्चा जो है पूरे धीरे धीरे पूरे गांव से निकलकर भादरा कस्बे, शहर, आसपास के कस्बों और आज पूरे राजस्थान में और पड़ोसी राज्य हरियाणा तक जा पहुंची है दोस्तों। और ज्ञापन देने वालों का लगातार सिलसिला जारी है और प्रशासन की सख्ती का विरोध कर रहे हैं सभी ज्ञापन देने वाले लोग। प्रशासन की सख्ती का विरोध कर रहे हैं, दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन का दुर्व्यवहार महिलाओं के लिए देखा गया, कुछ वीडियो वायरल हुए और उसके बाद में गिरफ्तारियां हुई है, उनकी पिटाई हो रही है और उनके बाद में उनकी जमानत होने पर दूसरे मामले में उनकी हाथों हाथ गिरफ्तारियां जो हो रही है। और हैसियत प्रमाण पत्र जो तस्दीक शुदा 1 लाख रुपए का मांगा जा रहा है और उसके बनवाने में भी आ रही अड़चनें दोस्तों कहीं ना कहीं क्षेत्र में लोगों का आक्रोश भी बढ़ा रही है, गुस्सा भी बढ़ा रही है। और इसके लिए दोस्तों लगातार भादरा क्षेत्र के जो अधिवक्तागण है, वकील है, वो लगातार आगे आ रहे हैं। सर्वप्रथम दोस्तों नेताओं से भी कहीं शानदार भूमिका इस प्रकरण में, अगर गो हत्या की बात करें, जिस प्रकार से राजस्थान में गो हत्या को लेकर कानून है दोस्तों, 3 से 10 साल की सज़ा भी है, 10,000 का जुर्माना भी है। तो उसको लेकर वकीलों ने जो जागरूकता क्षेत्र के लोगों में फैलाई और सर्वप्रथम बार संघ की मीटिंग करके ये प्रस्ताव पारित किया कि कोई भी अधिवक्ता भादरा का इन गोकसी की घटना करने वाले आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा। सबसे पहले चर्चा का विषय बने थे वकील। उसके बाद में वकीलों ने जब तस्दीक शुदा प्रमाण पत्र जो कि हैसियत प्रमाण पत्र है बनवाने के लिए तहसीलदार के चक्कर लगाते हुए लोग न्याय में देरी के लिए परेशान हो रहे थे, अधिवक्ताओं के पास जा रहे थे और न्याय की प्रक्रिया में जिस प्रकार से ढीला मस्ती हो रही थी दोस्तों, उसको लेकर वकीलों ने 50-60 की संख्या में इकट्ठे होकर तहसीलदार के कार्यालय में प्रदर्शन किया और तहसीलदार के खिलाफ नारेबाजी की, माहौल एक प्रकार से मोर्चा खोला। और उसके बाद में तहसीलदार ने ज़रूर ये व्यवस्थाएं की है कि ऑनलाइन आप जो तस्दीक शुदा प्रमाण पत्र है वो बनवा सकते हैं, इसकी प्रक्रिया चालू है। तो आज एक और वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों, एक अन्य अधिवक्ता का, और वो वीडियो वायरल हो रहा है तहसील से ही, तहसीलदार साहब के चैम्बर के आगे से, जब वो अधिवक्ता अपने साथियों को साथ लेकर आते हैं जिनकी वो जमानत के कागजात तैयार करवा रहे थे उनको न्याय के लिए, और मुकदमे यही थे जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया था। उनकी जमानत को लेकर लगातार लोग चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं दोस्तों तहसील कार्यालय के, लेकिन उनका तस्दीक शुदा प्रमाण पत्र जो है हैसियत का वो नहीं बन पा रहा है। और आज जब तहसीलदार महोदय से दोस्तों इस विषय में बात की, ऐसा एक वीडियो ऑडियो का, क्योंकि फ़ोन से बात की थी अधिवक्ता ने तहसीलदार महोदय से और उसका एक वीडियो बनवाया था, वो वायरल किया गया था अधिवक्ता की तरफ से। और वो वायरल वीडियो जो है उसमें यही चीज़ें कहा जा रहा है कि हम आपके कार्यालय में आए और आप कहाँ हैं, आपका कार्यालय तो बंद है। तो इस पर तहसीलदार महोदय ने कहा कहीं
इमरजेंसी जाना बताया और उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन वकील साहब ये दर्ज करवा दो और आपका जो काम है वो हो जाएगा। उसके बाद में कहा हम तो जो हैसियत प्रमाण पत्र हैं वो लेकर आए हैं आपके पास, यहाँ पहुँचे हैं, आप कहाँ हैं, आप है नहीं। इसके बाद में तहसीलदार महोदय कुछ तल्ख टिप्पणी के साथ कहते हुए देखे जा सकते हैं कि आप जो है ज़्यादा इसको विषय को लेकर आगे मत बढ़ाओ और जो कहा है वो सुनो और मैं जब समय मिलेगा तब मामला देखूंगा। तो दोस्तों इसको इतनी बात होकर जो है वो वार्ता कट हो जाती है। तो ये स्थिति है दोस्तों, आखिर क्या हो गया हमारे क्षेत्र के अधिकारियों को, मामले की गंभीरता को क्यों नहीं समझा जा रहा है, क्या किस सरकार का दबाव है, किस जनप्रतिनिधि का दबाव है, कोई विधायक का दबाव है या सांसद का दबाव है या किसी अधिकारी का दबाव है। दोस्तों आखिर दबाव है क्या? वो तहसीलदार दोस्तों जय कौशिक जो लंबे समय से बादरा का सबसे ईमानदार होनेस्ट अधिकारी होने का तगमा क्षेत्र के लोगों द्वारा तहसीलदार जय कौशिक को दिया गया था और लगातार तहसीलदार महोदय को कहीं ना कहीं तवज्जो दी गई, एसडीएम महोदय से भी कहीं ज़्यादा दोस्तों। सबसे ज़्यादा ज्ञापन, क्योंकि एसडीएम महोदया अधिकांशतया नहीं मिल पा रही थी, वो भी संभवतः सरकारी कार्य से इधर उधर जाना होता होगा, तो तहसीलदार महोदय अधिकतर ज्ञापन लेने का कार्य भी करते थे और ज्ञापन दाताओं को मौके पर ही रोक कर संबंधित विभाग के अधिकारी को फ़ोन करके मामले का निपटारा भी करते थे। दोस्तों हमने इसको लेकर कई समाचार तहसीलदार महोदय के पूर्व में लगाए थे, लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं वो कुछ बदली हुई है और बदला है अधिकारियों का तेवर भी। आखिर ये तेवर क्यों बदला है दोस्तों, ये एक पहेली है और इस पहेली के पीछे क्या है आंसर दोस्तों, इसका आप भली भांति अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप भी इसके ऊपर डिसीज़न कीजिएगा। और दोस्तों जिस प्रकार से कर्फ्यू में आज 9 घंटे की ढील दी गई है, संभवतः कल दिन भर का कर्फ्यू समाप्त कर दिया जाए, उठा लिया जाए, ऐसी घोषणा जब तक हम समाचार आपको कह रहे हैं हमारे पास नहीं आई थी, लेकिन देर शाम को देर रात को इस प्रकार की घोषणाएं अधिकारी लगातार पिछले 2-3 दिनों से करते आ रहे हैं। और जिस प्रकार से हमने आज धरातल की रिपोर्ट पेश की है और साफ संदेश के चैनल पर दोस्तों इस प्रकार की रिपोर्टें हमने डाली भी, आप वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा गांधी बड़ी चिड़िया गांधी का, और एक उस वार्ता का वीडियो भी, विशेष इंटरव्यू भी आप ज़रूर देखिएगा जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता योगेश शर्मा के साथ इस पूरे प्रकरण की पेचीदगियों को लेकर दोस्तों विस्तार से वार्ता है और हमारे सवालों का अधिवक्तागण क्या जवाब देते हैं दोस्तों आपको देखना चाहिए। और आम अधिकारों को और आम नागरिक के अधिकारों के प्रति जागरूकता को लेकर ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। और एक वीडियो दोस्तों राजेंद्र सिहाग का भी हमारे चैनल पर है, और एक वीडियो ये है जो तहसीलदार महोदय के साथ फ़ोन से बात करते हैं अधिवक्तागण। तो अधिवक्ताओं के बारे में दोस्तों मैं आपको बता रहा था, बहुत शानदार भूमिका इस गोकसी के बाद बादरा के वकीलों की देखी गई है। और जहां तक सवाल है नेताओं का, तो नेतागण सभी के सभी जनता के आक्रोश का कारण भी बन रहे हैं और आक्रोश को झेल भी रहे हैं, चाहे वो वर्तमान विधायक बलवान पूनिया हो जो कि छत्तीसगढ़ में किसी कार्यक्रम को लेकर गए हुए थे, और संजीव बेनीवाल ने भी जब कल हमने उनका एक साक्षात्कार लेना चाहा, जब वो ज्ञापन देने के लिए आए थे मुख्यालय पर, जो उपखंड मुख्यालय है, और उस समय वार्ता हुई थी और उन्होंने भी आरोप लगाया था क्षेत्र के विधायक पर गंदी राजनीति करने का। और दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया, अभी तक इस गोकसी के प्रकरण पर जो 11 जुलाई को हुई थी, आज 31 जुलाई है और अब तक विधायक बलवान पूनिया का कहीं कोई बयान कमेंट ना आना भी एक बहुत बड़ा दोस्तों कहीं ना कहीं फेलियर है जनप्रतिनिधियों का, क्योंकि जनप्रतिनिधियों के साथ सामंजस्य होता है दोस्तों क्षेत्र की जनता का, और क्षेत्र की जनता का विश्वास कितना जीत पाते हैं ये जनप्रतिनिधि, ये बहुत मायने रखता है किसी विधायक या सांसद के लिए। दोस्तों यहाँ बात करें चूरू जिले के सांसद की, जो कि बादरा के ही वोट लेकर वो भी सांसद बने, तो वो भी इस प्रकरण के बाद एक बार भी क्षेत्र के लोगों की खबर लेने के लिए नहीं आए।
और ना ही कोई अगर विपक्ष की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कोई जिला अध्यक्ष आए, ना कोई मंत्री आया। बेशक राजस्थान का प्रदेश संगठन मंत्री जो है अशोक सैनी ज़रूर आए थे, लेकिन उनके बाद में जिस प्रकार से वो भाषण दे के जयपुर चले गए थे और देर शाम को जो वार्ता हुई विफल हुई, उसके बाद में कर्फ्यू लगा दिया गया। संभवतः अशोक सैनी भी उस समय अगर वार्ता में होते तो उनके लिए भी मुश्किलात खड़ी हो सकती थी और वो किसी कारणवश से जयपुर निकल गए थे। उसके बाद में उनको भी पार्टी ने संभवतः बाउंड कर दिया होगा भादरा क्षेत्र में ना आने के लिए, क्योंकि इसमें भाजपा के भी कई कार्यकर्ता हैं जो कि गिरफ्तार हुए हैं और उनको प्रताड़ित करने की खबरें भी दोस्तों लगातार आ रही है। और उसी मामले को लेकर दोस्तों भादरा के 2-3 जो कार्यकर्ता है जो गोपाल कौशिक है जिला युवा मोर्चा के बड़े पद पर है, और दोस्तों राजू शर्मा जो कि नगर अध्यक्ष है भारतीय जनता युवा मोर्चा के भादरा के। इसके अलावा दोस्तों जिला मंत्री हेमंत पचार है, विपुल थोरी है और सुशील जोशी जो कि हनुमानगढ़ के जिला अध्यक्ष है युवा मोर्चा के। इसके अलावा कुलदीप साहू है जो कि नौर देहात के अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। दोस्तों ये सारे प्रतिनिधि मंडल के रूप में जाकर मिले थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी से आज, और सतीश पूनिया ने दोस्तों इनको आश्वासन दिया और ये भी कहा कि हम भली भांति परिचित है आपके क्षेत्र में हुए घटनाक्रम से और गोकसी की घटना से, और जल्द ही हम कमेटी का गठन कर रहे हैं, वो रिपोर्ट तैयार कर रही है और इस पूरे प्रकरण पर रिपोर्ट जल्द ही तैयार की जाएगी। इसके बाद में वो राजेंद्र राठौड़ से भी मिले दोस्तों, प्रतिपक्ष के उप नेता जो है, और उन्होंने राजेंद्र राठौड़ ने भी आश्वासन दिया कि वो जल्द ही भादरा आ रहे हैं और प्रताड़ित प्रत्येक कार्यकर्ताओं से लोगों से वो मिलेंगे और प्रशासन को लताड़ लगाएंगे और मोर्चा खोलेंगे सरकार के विरुद्ध, और जो प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में जातियां कर रहे हैं उनके विरुद्ध मोर्चा खोलेंगे। तो राजेंद्र राठौड़ जरूर दोस्तों एक सशक्त नेता, मजबूत नेता के रूप में क्षेत्र के जाने जाते हैं, लेकिन राहुल कसवा आखिर क्यों भादरा क्षेत्र में अभी तक नहीं आए, अपने कार्यकर्ताओं को नहीं संभाला, ये भी दंश यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखा गया। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की किसी प्रकार से कोई कमेंट या किसी प्रकार का कोई बयान दोस्तों नहीं आया है, और कॉमरेड बलवान पूनिया विधायक जो है क्षेत्र के, उनका भी कोई कमेंट अभी तक इस विषय को लेकर नहीं आया। लेकिन संदीप डुड्डी ज़रूर धरना प्रदर्शन पर पहुंचे थे। जयदीप डुड्डी पूर्व संसदीय सचिव के भाई हैं, वो पहुंचे थे। कार्तिक डुड्डी उन्हीं के परिवार से, डुड्डी परिवार से लगातार इस धरना प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे। रवि बंसल भी थे और अनेकों नेता थे, लेकिन दोस्तों रवि बंसल अभी पुलिस की पकड़ में है और एक मुकदमे में उनको जमानत मिल गई थी, लेकिन दूसरे मामले में उनको दोबारा पकड़ लिया गया और बताया जा रहा है कि 2 दिन का रिमांड भी उनका लिया गया है। और बजरंग सारण जो इस पूरे प्रकरण में कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे दोस्तों, वो एक दिन चिड़िया गांधी जाते हैं, उस दिन जिस दिन कर्फ्यू जो खदेड़ा गया था, कर्फ्यू लगा था, उस दिन जब वो जाते हैं तो वहाँ पुलिस की हत्थे चढ़ जाते हैं और दोस्तों उनके ऊपर कई चार्जेज बताए जा रहे हैं। और इसको लेकर ये आरोप लगाए जा रहे हैं क्षेत्र में कि बलवान पूनिया कहीं ना कहीं बजरंग सारण से बदले की राजनीति कर रहे हैं, और जो राष्ट्रवादी सरपंच को लेकर और जो बीमा क्लेम को लेकर बजरंग सारण ने एक प्रकार से विधायक बलवान पूनिया के लिए क्षेत्र में मुश्किलात पैदा की है और उनके वोट बैंक पर एक प्रकार से उनको जागरूक करने का काम किया है। जो मलसीसर बोजला आदि इन गाँव का उनका वोट बैंक है, और बीमा क्लेम भी उन्होंने दिलाकर एक विजय रैली भी वहाँ आयोजित की थी। तो उसके बाद में बताया जा रहा है कि यहाँ बदले की राजनीति चल रही है। दोस्तों हम इसकी खबर की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। दोस्तों चर्चाओं का क्या है, चर्चा क्षेत्र में होती रहती है, नेताओं की अच्छी बुरी और इस प्रकार की चर्चाएं हैं वो निरंतर जारी रहती है। लेकिन सारा प्रकरण का दोस्तों इंतज़ार है लोगों को, बलवान पूनिया विधायक क्षेत्र के, उनका कोई बयान इस विषय को लेकर आए इसका। तो दोस्तों ये जो गोकसी का प्रकरण था उसके ऊपर आज के आपको पूरे घटनाक्रम के बारे में
हमने बताया मौसम का मिजाज और क्या है 31 जुलाई को आज विशेष दिवस, इसके बारे में दोस्तों आपको बताएंगे। और 134 करोड़ के घोटाले को लेकर संजय राउत, जो कि उद्धव ठाकरे के बाद में शिवसेना के सबसे बड़े देश के नेता है दोस्तों, ईडी की जकड़ में आ चुके हैं। और आज 9 घंटे की पूछताछ के बाद जब उन्होंने पूछताछ में जो सवाल पूछे गए उनका सहयोग ढंग से नहीं किया, जवाब ढंग से नहीं दिए, तो उनको दोस्तों हिरासत में भी लेने की खबरें अभी आ रही है। तो दोस्तों पात्रा चाल घोटाले में 1034 करोड़ का ये घोटाला है और उनके पत्नी के खाते में पैसे आदि का जो लेन देन हुआ था उससे संबंधित सवाल ईडी द्वारा पूछे गए। और कुछ दिन पूर्व लगातार सोनिया गांधी से भी ईडी की दोस्तों नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ हुई थी और कड़ी पूछताछ हुई थी। उससे पहले राहुल गांधी की भी पूछताछ हुई थी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी की पूछताछ में कांग्रेस का वर्षों बाद, दशकों बाद सत्याग्रह पूरे देश में देखा गया दोस्तों, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं दोनों सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर। और भ्रष्टाचार के आरोप में जब ईडी, भारत की स्वतंत्र एक जांच एजेंसी, जब पूछताछ के लिए उनको ईडी दफ्तर बुलाया जाता है तो सत्याग्रह कांग्रेस करती है। महंगाई के लिए कांग्रेस सत्याग्रह नहीं करती और देश की अर्थव्यवस्थाओं के लिए सत्याग्रह कांग्रेस द्वारा नहीं किया जाता। आजकल सत्याग्रह किया जाता है कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को येन केन प्रकरण बचाने के लिए, बेशक वो किसी आरोप में धरे गए हो या पूछताछ के लिए बुलाए गए हो। इसके अलावा दोस्तों भारत ने जो कॉमनवेल्थ गेम्स है 2022 के लगातार बर्मिंघम में चल रहे हैं दोस्तों, उसमें शानदार प्रदर्शन भारत का देखा गया है। और भारत ने पहले दिन जिस प्रकार से 3 पदक जीते थे, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक भी भारत ने जीता था, तो तिरंगा लहराया है दोस्तों भारत ने इस कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो इसमें दूसरे दिन वेट लिफ्टरों के नाम रहा दोस्तों, जो वेट लिफ्टर है उनके नाम रहा। और संकेत सागर सरगर के अलावा गुरुराज पुजारी ने 2 पदक जीते थे। उसके बाद में दोस्तों भारत की शेरनी मीराबाई चानू ने 49 किलो वज़न में वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। और देश के प्रधानमंत्री सहित सभी नेताओं ने, लोगों ने उनको बधाई दी। और उसके बाद में आज फिर 5वें पदक के रूप में फिर एक स्वर्ण पदक भारत की झोली में आया और वो था 67 किलो वेट लिफ्टिंग में जेरेमी लाल रिनुंगा ने गोल्ड जीतकर भारत को ये उपलब्धि दिलाई। और अब तक भारत इस कैटेगरी में 5 मेडल लेकर दोस्तों टॉप 5 में स्थान बनाए हुए हैं। तो दोस्तों ये थी खबरें। और हिसार डायग्नोस्टिक सेंटर का आज विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के सामने शुभारंभ हुआ दोस्तों। भव्य शुभारंभ में गणमान्य कस्बे के बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शरीक हुए। इसका भी एक अलग से वीडियोस हमने उद्घाटन कार्यक्रम का डाला है, ज़रूर संबंधित लोग इस वीडियोस को आप देख सकते हैं। और ये सेवाएं दोस्तों निरंतर, इस सेवाओं में विस्तार हो रहा है भादरा क्षेत्र में। और ये 7वां एक प्रकार से डायग्नोस्टिक सेंटर है। इससे पहले जयपुर डायग्नोस्टिक सेंटर, बर्मा डायग्नोस्टिक सेंटर है, चौधरी अल्ट्रासाउंड आदि, ये 7 अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक सेंटर जो है भादरा में हो चले और एक प्रकार से चिकित्सा का हब बनने की ओर भादरा अग्रसर है। तो इसके अलावा दोस्तों आज 31 जुलाई को हरियाली तीज मनाई जा रही है। और ये हरियाली तीज दोस्तों नाग पंचमी से 2 दिन पूर्व आती है, अर्थात परसों नाग पंचमी है, आज हरियाली तीज मनाई जाती है, जो कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की दोस्तों तृतीया तिथि को ये मनाई जाती है। और आज तृतीया तिथि है और आज हरियाली तिथि जो तीज है वो पूरे देश भर में मनाई जा रही है। और भगवान श्री शंकर और पार्वती की पूजा का विशेष प्रावधान है। महिलाएं इस अवसर पर दोस्तों विशेष तौर से व्रत रखती है, बच्चे झूला झूलते हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों आज ही के दिन 1880 में प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार मुंशी
प्रेमचंद का भी जन्म हुआ था। उनके उपन्यास बहुत से लोगों ने पढ़े थे, बहुत ही विख्यात ये लेखक रहे हैं, उपन्यासकार रहे हैं। 1940 में स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह का भी दोस्तों आज ही के दिन निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि देश भर में मनाई जा रही है। और भारत के बेहतरीन गायकार मोहम्मद रफ़ी का निधन भी दोस्तों आज ही के दिन हुआ था। तो उनकी पुण्यतिथि भी दोस्तों लोग पूरे देश में मनाते हैं। तो उम्दा वो कलाकार थे। आज 31 जुलाई को मौसम का मिजाज कैसा है दोस्तों? 30 से 31 डिग्री टेम्परेचर आज रात्रि को ओलावृष्टि की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा है। और 6.2 mm बरसात की भी चेतावनी है। 100% बादल छाए रहेंगे। 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। कल 1 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? 28 से 32 डिग्री टेम्परेचर रहेगा दिन में, 32 से 33 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को, 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर देर शाम तक रहेगा। 7 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 100% बादल दिन भर छाए रहेंगे और रात्रि को भी 100% बादल छाए रहेंगे। दिन में 4.6 mm बरसात होने की संभावना है और 1.8 mm बरसात दोपहर को, और देर शाम को 4.3 mm बरसात होने की चेतावनी है। और रात्रि को फिर कल 4.4 mm बरसात की चेतावनी है। तो रात्रि को आंधी जैसा एहसास आपको होगा। तेज़ हवाएं भी कल दिन भर चल सकती हैं। तो ये रहा दोस्तों मौसम का मिजाज। 7 बजे के समाचारों में आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत ख्याल रखिएगा आप अपना। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।